नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। सरकार और न्यायपालिका एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं क्योंकि एक नया विवाद सर उठा रहा है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में एक बिल पेश किया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर दिया गया है। I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. इस बिल के प्रावधानों के तहत क्या क्या चीजें हैं आपको बताते हैं। 3 सदस्यों की चयन समिति चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। एक सर्च कमेटी इस समिति के पास 5 नाम भेजेगी। हालांकि समिति इन संभावित नामों के बाहर भी किसी नाम पर विचार कर सकती है। बीजेपी का कहना है कि इस बिल से पारदर्शिता और ज्यादा आएगी। मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग को सक्षम बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, सही ढंग से, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये जो बिल जो लाया गया है बहुत ही सही है और यह आने वाले दिनों में निर्वाचन का जो बहुत सी जो विकृतियां हैं उनके दूर करने में समर्थ होगा। लेकिन इस बिल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी भी कई वजह हैं। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक अहम फैसला दिया था। इसके तहत चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की समिति में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा मुख्य न्यायाधीश को होना था। लेकिन बिल में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को लेने की बात है। यही नहीं, ये बिल इस सत्र में पेश किए जाने वाले 31 विधेयकों की सूची में भी नहीं था। इसे मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया। विपक्ष का आरोप है कि इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता जो है उस पर असर पड़ेगा। आयुक्तों के चुनाव में बहुमत सरकार के पास ही होगा। इससे चुनाव आयोग को मोदी चुनाव आयोग बनाने का षड्यंत्र है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और चुनाव आयोग मोदी सरकार का पिट्ठू भर बनकर रह जाएगा, जहां उनके चहेते लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये बिल, ये कानून सरासर गैर कानूनी है। पहले ठीक था जब प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो लोगों को उम्मीद थी कि निष्पक्ष हो जाएगा। अब वो हैंड पिक्ड लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था इस बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी जजमेंट को मानती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताकर तो बिल दिल्ली वाली ले। तो अभी ये बिल पेश हुआ है लेकिन सवाल उठने लगे हैं। फिर लोगों को याद आ रहा है कि बीते दिनों सरकार और सुप्रीम कोर्ट के टकराव के कई मामले सामने आए हैं। जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम से सरकार का संतोष पुराना है। राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है और कुछ दिन पहले कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू ने खुलकर इस सिस्टम पे यानी कि कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी नाराजगी जताई थी और उस पर इन्होंने कई बार टिप्पणी भी की है। वैसे इस पूरे बिल को और उसके असर को ठीक से समझने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और स्वागत है। और आपसे ये समझना चाहेंगे, कांग्रेस का ये आरोप है यानी विपक्ष का ये आरोप है कि इससे सिर्फ हैंडपिक्ड लोग आएंगे और चुनाव आयोग जो है वो सरकार के लिए काम करेगा। हालांकि ये भी बात कही जाती है, कोर्ट ने भी कहा कि जब भी चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं, जो भी चुनी हुई सरकारें होती हैं, वो वहां पर एक बायस जरूर दिखा है। पर इसमें अब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर? किस तरह से ये जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन की, खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की, उस पर क्या असर डालेगा? क्या ये एक जुडिशरी और सरकार के बीच एक टकराव की फिर शुरुआत है? देखिए, ये देखने में तो बड़ा शॉकिंग लग रहा है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा एतराज इसलिए नहीं, दो तीन रीजन से कि एक तो चीफ जस्टिस जिन पैनल में रहे हैं, डायरेक्टर सीबीआई एक थे जिनके खिलाफ आईबी ने रिपोर्ट की कि 193 बार उनसे अनडिजायरेबल लोग उनके घर जा जाके मिले। उनको अपॉइंट किए थे कोलिजियम ने, जिसमें सीजेआई साहब थे। तो क्या उस कोलिजियम ने तीर मार लिया?
तो दूसरा मेरा ये कहना है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सीजीआई को लॉ के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो उनको किसी का पता ही नहीं कौन कैसा है। उस जिंदगी वो उनकी दुनिया ही अलग होती है जुडिशरी की, उनको नहीं मालूम। तो इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को होना बहुत जरूरी है और उसकी मोहर लगना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन करंट सिस्टम में क्या होता था कि लीडर ऑफ, चाहे चीफ जस्टिस हो या ना हो, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर मिलके जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, मैंने एक दफा ये जो है मिस्टर चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका कहीं अखबार में पढ़ा था कि वो कितनी बार उसमें गए और उनको बिल्कुल बुरी तरह ट्रीट किया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हर चीज में ओवर रूल करते गए, ओवर रूल। उसका सेफ गार्ड मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई यूनैनिमस डिसीजन उस कोलिजियम का हो, बेशक उसमें एक पीएम और पीएम का नुमाइंदा हो जाए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन यूनैनिमस करें। नाउ यूनैनिमस में फिर ये होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वीटो पावर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि एक नई बड़ी अच्छी चीज इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही बिल में कि एक सर्च कमेटी बैठेगी जो 5 लोगों को चुन के देगी, कैबिनेट सेक्रेटरी और उसमें 2 सेक्रेटरी, वो की सर्च कमेटी होगी। और अब वो सर्च कमेटी में अनडिजायरेबल नाम तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब देंगे नहीं, 3 उनको एक्सटेंशन मिली है, तो मोदी जी का ट्रस्ट उनको हासिल है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट हासिल है, तो वो ऐसा नाम उसमें डाल दें कि जिनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन फट से ग्रैब कर ले। ऐसा नहीं है, उन 5 को 5 एक्सेप्टेबल नाम होंगे, उसमें से सरकार की तरफ ये होना चाहिए कि भाई इनमें से कोई सा चुन लो, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनमें से चुनेगा तो वो ठीक ही होगा। एक चीज जो मुझे जिस पे आपत्ति है कि उसमें ये कि सिलेक्शन कमेटी उन 5 के अलावा भी किसी को ले सकती है, तो फिर ये सर्च कमेटी की का ड्रामा क्यों? सर्च कमेटी की तो ये मौकरी हो गई कि सर्च कमेटी ने पूरी मेहनत की, 5 आदमी दिए और कमेटी ने कहा नहीं वो 5 बेकार हैं, लाओ छटा दो हमको। और ये गलत बात है। जब सर्च कमेटी इतने रिस्पॉन्सिबल लेवल की है तो ये अच्छी चीज है। जी जी, तो आप कह रहे हैं कि सर्च कमेटी बन रही है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी डर है कि सर्च कमेटी जो जिन 5 सदस्यों को का नाम देगी उसके अलावा भी नाम चुने जा सकते हैं, तो फिर ये सर्च कमेटी की कहीं एक मजाक बन के न रह जाए। कोर्ट ने ये भी कमेंट किया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जो भरोसा है चुनाव प्रक्रिया में, इलेक्शन कमीशन में, वो बना रहे, और इसके लिए वहां पर एक निष्पक्षता दिखनी जरूरी है, और चीफ जस्टिस की मौजूदगी से ये निष्पक्षता रहती है। पिछले दिनों हमने देखा है कि कई मुद्दे रहे हैं जिस पर न्यायपालिका और सरकार का टकराव रहा है, और जो पूर्व कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू, उन्होंने कोलेजियम सिस्टम पे भी कई टिप्पणियां की हैं, और उसके बाद ऐसे कई मौके दिखे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इससे एक न्यूट्रलिटी जो है वो खत्म होती है, या एक शुरुआत होती है ये टकराव की दोबारा से एक, क्योंकि विपक्ष इसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहां से एक दोबारा एक टकराव की स्थिति बन रही है? नहीं, हाँ जी हो सकता है इसको कोई बनाए, लेकिन मुझे इसमें कोई ज्यादा आपत्ति इसलिए नहीं हुई कि देखिए चीफ जस्टिस जिन जिन पैनलों में रहे उसमें कोई बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट तो नेसेसरीली नहीं हुई थी, क्योंकि बस वो रूटीन सी एक्सरसाइज होती है, चीफ जस्टिस जाते हैं वो मिलके और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बिल्कुल ओवर रूल कर दिया जाता है। यहाँ पे जो मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ कि यूनैनिमस डिसीजन जो बिल में नहीं है, लेकिन ऐड करना चाहिए कि यूनैनिमस डिसीजन होगा न, अगर मीन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर किसी को 5 में से किसी को एक्सेप्टेंस दे दी, फिर बाद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या कोई ऑपोजिशन उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कहेंगे कि आप तो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल थे। तो वो 5 आदमियों का सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग इज ए गुड आइडिया, और उसमें से ये चुने जाएं, ये है। और उसके बाहर ये जो मैंने बताया गया उसके बाहर से भी सिलेक्शन कमेटी ला सकती है, तो ये क्या मतलब हुआ? फिर शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी की क्या अहमियत रह गई? जी, कुरैशी साहब आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ये एक अहम बिल है और उसमें काफी बदलाव आ सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे चुने जाते हैं तो इसका असर क्या होगा, ये बातचीत हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं सच की पड़ताल में और लौटते हैं इस चर्चा पे। तो
केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में एक बिल पेश किया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से देश के मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है। इस बिल के प्रावधानों में यह है कि 3 सदस्यों की एक चयन समिति होगी जो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी और इसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। एक सर्च कमेटी समिति के पास 5 नाम भेजेगी। हालांकि समिति इन संभावित नामों के बाहर भी किसी नाम पर गौर कर सकती है, पर इस बिल को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिसकी कई वजह हैं। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक अहम फैसला किया था। इसके तहत आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की समिति में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा मुख्य न्यायाधीश को होना था, लेकिन बिल में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को लेने की बात भी है। यही नहीं है, ये जो बिल है इस सत्र में पेश किए जाने वाले 31 विधेयकों की सूची में ये नहीं था। इसे मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया है। और ये जो बिल है वो दरअसल कैसा है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, और कुरैशी साहब ने ये कहा है कि मोटे तौर पे ये बिल उन्हें लग रहा है कि अच्छा है, सिवाय इसके कि जो समिति है वो जिन नामों उसमें एक सर्च कमेटी भी होगी जो नामों को सुझाएगी, 5 नामों को, लेकिन इसके बाहर भी ये समिति कुछ सदस्यों के नाम पे गौर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्च कमेटी है उसका एक तरह से मजाक है। अगर बाहर के नाम भी इसमें आते हैं तो फिर क्या इसकी अहमियत रह जाएगी। एक तो कुरैशी साहब आपकी ये आपत्ति है, दूसरे आपने ये भी कहा कि सीजेआई के नहीं रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसी मिसाल तो नहीं है कि सीजेआई अगर रहें तो जहां पे कुछ चुनाव हुए हैं उन पे कभी सवाल ही ना उठा हो। आपने कहा कि कॉलेजियम में भी सीजेआई पर पहले भी सवाल हुए हैं और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो विपक्ष का होना है। पर एक और भी जो विपक्ष की तरफ से आवाज आ रही है कि इससे एक तरह से सरकार का कंट्रोल होता है पूरा चुनाव आयोग के ऊपर, और ये भी कि जो न्यायपालिका और सरकार में टकराव दिखा है हाल के दिनों में, पूर्व कानून मंत्री जो उन्होंने भी कई टिप्पणियां की, तो ये लगता है कि सरकार की एक तरह से कोशिश है कि न्यायपालिका को वो थोड़ा और दबाए, और यही एक विपक्ष की तरफ से भी आवाज आ रही है। आपको लगता है कि इस तरह की कोई गुंजाइश है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अगर उसको जो काउंटर कर रहे हैं किसी एक और बेहतर और क्रेडिबल सिस्टम से कि जुडिशरी को इससे बाहर में रखे, क्योंकि एक और भी चीज है कि जिस सिलेक्शन प्रोसेस में चीफ जस्टिस साहब तशरीफ रखते हो, वहां उस अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन करें सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस के किए हुए सिलेक्शन को ओवररूल करने की हिम्मत करेगा? तो वो तो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि चीफ जस्टिस ने उधर जाके सेलेक्ट किया और कोर्ट में बैठ के उसको अपोज किया या उसके ऊपर जजमेंट में बैठे। तो जो चीफ जस्टिस का कॉलेजियम में होने पे पहले भी क्वेश्चन मार्क था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना ही सबसे ज्यादा एसेंशियल है, लेकिन उसको मार्जिनलाइज नहीं कर दिया जाए, उसको माइनॉरिटी वोट में कन्वर्ट करके जीरो ना कर दिया जाए। उसका इलाज मैंने जो सजेस्ट करता हूँ कि इसमें यूनानिमस डिसीजन, उन 5 में से कोई तो होगा जिसके ऊपर दोनों एग्री करेंगे, और वो 5 सेलेक्ट किसने किए हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी जो सरकार के मंजूर नजर ऑलरेडी हैं। तो कोई सरप्राइज कैंडिडेट थोड़ी लेके आएंगे, वो उन 5 में से लेंगे। और एक और अच्छी बात एक बिल की मैं बता दूं नकवा जी आपको, जो बहुत ही अच्छी चीज हुई है। 2 चीजें कि एक तो पहले कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी कि कौन इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, तो किसी को भी ला सकते हैं। तो ये तो बात दूसरी है कि सरकार ने अपने विजडम में 70 साल में हमेशा सिविल सर्वेंट को रखा फॉर ए गुड रीजन, क्योंकि सिविल सर्वेंट ने जिंदगी भर इलेक्शन कराए होते हैं। कई जगह होता है कि जी जजेस को बना देते हैं, जजेस को इलेक्शन का क्या पता, उन्होंने तो कभी कोई इलेक्शन कराया नहीं। ये आईएएस अफसर तो रिटर्निंग अफसर होता है, ऑब्जर्वर होता है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होता है, क्या क्या सारी जिंदगी भर उसने इलेक्शन किए। तो इसलिए उन्होंने ये जो कहा कि ब्यूरोक्रेसी का ही होगा, सेक्रेटरी लेवल का होगा, एक्सपीरियंस का होगा, ये भी अच्छी चीज है ना। और फाइनली जो इसमें एक अच्छी चीज है जो लोगों से मिस हो गई डिबेट में, हम बहुत साल से डिमांड करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस प्रोटेक्टेड है, सिर्फ इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। दूसरे जो कमिश्नर थे वो तो बिल्कुल वल्नरेबल थे, उनको तो सरकार जब चाहे हटा दे, तो विद रिजल्ट के वो डर के मारे
वो प्रोबेशनर्स की तरह एक्ट करते थे, डरे रहते थे। हाँ। और लेकिन उनको भी इक्वेट कर दिया कि तीनों का प्रोसीजर वो कर दिया कि तीनों नहीं रिमूव हो सकते सिवाय इम्पीचमेंट के लायक जज। और हाँ अच्छा जी, लेकिन ये बैलेंस है, दोनों अच्छाइयां भी हैं। एक जो इसमें बुराई की है कि इलेक्शन कमिश्नर को डाउनग्रेड कर दिया। 1951 का 91 का जो बिल था उसमें इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के रैंक का होता था। सेशन साहब के जमाने में उन्होंने शोर मचाया और बाद में गवर्नमेंट ने अपने विजडम में उसको सुप्रीम कोर्ट जज से इक्विवेलेंट कर दिया। नाउ इन्होंने उसको कैबिनेट सेक्रेटरी से इक्विवेलेंट कर दिया। इसमें दो इम्प्लीकेशन है, कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह और चीफ सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह तो बराबर है, तो तनख्वाह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वारंट ऑफ प्रिसीजन में बड़ा फर्क है, प्रोटोकॉल में बड़ा फर्क है, स्टेटस में फर्क है। तो आप अपनी इलेक्शन कमीशन जो दुनिया का विश्व गुरु है, जहां 110 कंट्रीज पिछले 11 साल में सीख के गई हैं इलेक्शन, आप उसको डाउनग्रेड करें, ये मैं समझता हूँ डेलिबरेटली नहीं किया होगा सरकार ने। अगर किया है तो गलती की है, लेकिन अगर डेलिबरेट नहीं किया है तो उसको प्लीज करेक्शन कर दें। तो एक आपको यह आपत्ति लग रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो हैसियत है, तनख्वाह बराबर है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टेटस में डाउनग्रेड किया गया है। बाकी आपको लग रहा है कि एक अच्छा बिल है, पर यह जरूर देखना है कि यूनानिमस फैसला हो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनकी हैसियत भी यहाँ पे बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आपका कुरैशी साहब हमें समझाने के लिए कि इस बिल का क्या असर पड़ेगा और आपको लगता है कि ये एक बेहतर प्रक्रिया है जो पहले की प्रक्रिया थी उससे। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।